हेलो यूट्यूब ऑनलाइन एकेडमी की इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं जावा। और जावा सीखने की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम के बारे में। जितने भी लोग जावा लैंग्वेज सीखते हैं पहली बार, तो उनको शुरुआती समय में ये बहुत कंफ्यूजन लगता है कि जेआरई, जेवीएम और जेडीके में डिफरेंस क्या है, क्या ये तीनों एक ही हैं, और अलग है तो इनमें डिफरेंस क्या है, और ये एक्चुअल में होते क्या है। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम सबने बात किया था कि जावा के मेन फीचर्स क्या हैं जिसकी वजह से वो इतना फेमस हुआ है, और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि जेडीके, जेवीएम और जेआरई क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जेडीके का फुल फॉर्म क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। अब ये होता क्या है, देखिए पहले हम इसके डेफिनेशन देखते हैं। जेडीके इज अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशन, एप्लेट्स एंड कंपोनेंट यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए सिंपल सी चीज़ें समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एक डेवलपमेंट किट है। क्या करने के लिए? एप्लीकेशन बनाने के लिए, एप्लेट्स, कंपोनेंट, ठीक है। अब जेआरई क्या होता है? जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग जावा एप्लीकेशन। JVM जावा वर्चुअल मशीन। JVM इज द मेन इंजन दैट ड्राइव्स ऑफ जावा कोड। ठीक है, समझ गए आप लोग? टेंशन मतलब, मजाक कर रहा हूं। देखिए, ये हुआ सिर्फ रटने वाली चीज, ठीक है, जहां पर आप लोग सिर्फ ये रटोगे कि जेडीके, जेआरई, जेवीएम का फुल फॉर्म बताएंगे, बट एक्चुअल में रियल सिनेरियो क्या होता है आज हम सीखते हैं। देखिए, जब आप डेवलपर बन जाओगे, ठीक है, जब आप डेवलपर बन जाओगे या फिर जब डेवलपर आप बनने की चाह रहे हो, प्रोग्रामर हो आप, तब आपके पास सपोज करो क्लाइंट आएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल है कि आपके पास क्या होंगे, क्लाइंट आएंगे, कोई भी क्लाइंट आएंगे और अपनी रिक्वायरमेंट देंगे, हमको अपनी कंपनी के लिए एप्लीकेशन बनाना है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस एप्लीकेशन को क्रिएट करना। क्या करना है आपको? एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, यानी कि उस एप्लीकेशन में आपको बटन्स बनाने हैं, इमेज अपलोड करना है, ऐसे कुछ एप्लीकेशन आपको बनाना है सपोज करो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एप्लीकेशन को डेवलप करना है और साथ ही साथ आपको रन भी करना है, चेक करना है कि वो प्रॉपरली बना है कि नहीं। ठीक है, तो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एप्लीकेशन को रन करना और डेवलप करना। बट क्लाइंट को क्या चाहिए? सिर्फ एप्लीकेशन को उसको रन करना है, डेवलप नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है? रन करना है। इसलिए जब भी हम जावा लैंग्वेज का यूज करके कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है जेडीके की। और जब एप्लीकेशन को सिर्फ रन करना है, डेवलप नहीं करना है, सिर्फ एप्लीकेशन जो जावा में डेवलप है उसको अगर रन करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सिर्फ जेआरई की। ठीक है, बट ये जेआरई और जेडीके आखिर होते कैसे हैं, ये दिखते कैसे हैं? क्या ये दुकान पे हमें खरीदना पड़ेगा? ये एक सिंपली सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इस चीज को हम और डेप्थ में जाके समझते हैं। देखिए, ये जेआरई है। अब जेआरई में आखिर होता क्या है? देखिए, जेआरई सिंपली एक लाइब्रेरी क्लासेस होती हैं। जैसे अगर किसी भी डेवलपर ने आपका एप्लीकेशन क्रिएट किया है, तो उस एप्लीकेशन में बहुत सारे बटन्स होंगे, टेक्स्ट फील्ड होंगी, फाइल अपलोड करने का ऑप्शन होगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी। तो वो सारी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए जो भी लाइब्रेरी क्लासेस होंगी, वो सपोर्ट करने वाले फाइल्स उस जेआरई के अंदर होते हैं। अगर इस जेआरई में हम कुछ डेवलपमेंट टूल्स को ऐड कर दें, जैसे जावा सी, जावा डब्ल्यू, जावा एक्सेट्रा। अब जावा सी क्या होता है? जब आप अपने एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो, तो एप्लीकेशन को क्रिएट करने के बाद उसको कंपाइल करना है आपको, तो कंपाइल करने के लिए जावा सी होता है। ऐसे ही बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो जेआरई के साथ अगर आप कुछ डेवलपमेंट टूल्स को ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाता है? जेडीके। ठीक है, सिंपल सा चीज है। मतलब कि अगर आप जेडीके को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करोगे तो उस जेडीके के अंदर ही क्या होगा? जेआरई होगा। ठीक है, अब जेडीके, जेआरई अब समझ गए। ठीक है, जेआरई सिंपल से एक लाइब्रेरी, कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी क्लासेस होता है, और जेडीके क्या होता है? जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स होता है। तो जेवीएम कहाँ गया? जैसे जेडीके के अंदर जेआरई था, वैसे ही जेआरई के अंदर क्या होता है? जेवीएम होता है। इस डेफिनेशन को खाली आप देख लो हल्का सा। JVM is the main engine that drives Java code. JVM is responsible to execute our code line by line and JVM is interpreter not compiler. ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और उससे भी बड़ा पॉइंट ये है कि JVM is प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। आपको पता है कि जावा कैसा लैंग्वेज है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं होता। बट JVM कैसा है? प्लेटफॉर्म डिपेंड है, वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड होता है। मतलब अगर आप मैक यूजर हो तो आपको उसी का जेवीएम चाहिए, अगर आप विंडोज यूज करते हो तो आपको विंडोज वाला ही जेवीएम चाहिए होगा। अब इस चीज को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे सी लैंग्वेज, C++, इसमें क्या होता है कि जो आपका कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है? आपके कोड को, आपके जो सोर्स कोड है आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, जो C++, लैंग्वेज में इंग्लिश में लिखा है, उस लैंग्वेज को कंपाइलर क्या करता है? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में 1-0 के फॉर्म में, जिसको मशीन समझ सके। ठीक है, बट जावा के केस में ये बात नहीं होता। जावा के केस में क्या होता है? आपका जो कंपाइलर होता है, आपके सोर्स कोड को वो
एक दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिसे हम कहते हैं बाइट कोड, जिसका नाम डॉट क्लास फाइल होता है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, जिसने नहीं देखा है जाकर देख सकते हो। जावा कंपाइलर क्या करता है, आपके सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। अब इस बाइट कोड को कोई भी मशीन समझ नहीं सकता। आपको पता है कि मशीन सिर्फ और सिर्फ 1-0 वाली लैंग्वेज समझता है, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बट ये बाइट कोड को कोई भी समझ नहीं सकता। ठीक है, इसको सिर्फ कौन समझ सकता है, जेवीएम समझ सकता है। तो जेवीएम क्या करता है, इस कोड में लिखी हुई एक लाइन को रीड करता है और एग्जीक्यूट करता है, फिर दूसरी लाइन को रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, तीसरी लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि एक एक लाइन को ये रीड करके एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, एक ही साथ आपके कोड को सीधा ये क्या करता है, कंपाइल करता है। बट जेवीएम क्या करेगा, आपके एक लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, एक लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए ये क्या है, इंटरप्रेटर है। ये एक एक लाइन को आपकी रीड करेगा और रीड करने के साथ साथ आपके कोड को ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाकी लैंग्वेज में क्या होता है, आपका कंपाइलर आपकी लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बट जावा में आपका कोड पहले कंपाइल होता है, फिर वो बाइट कोड में जनरेट होता है। तो उस बाइट कोड को कौन रीड करता है, जेवीएम, और जेवीएम क्या करता है, उस चीज़ को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब इसी फाइल को जिसको कंपाइलर ने दिया है, इसी को हम क्या कहते हैं, बाइट कोड। इस फाइल को आप किसी भी मशीन पर रन कर सकते हो, मैक पर, विंडोज़ पर या फिर लिनक्स पर। बस उस मशीन पर क्या इंस्टॉल होना चाहिए, जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, हर मशीन का अपना खुद का जेवीएम होता है। विंडोज़ के लिए उसका खुद का जेवीएम होगा, लिनक्स के लिए उसका खुद का जेवीएम होगा, और मैक के लिए उसका खुद का जेवीएम होगा। हर मशीन पर जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप इस बाइट कोड को अपने मशीन पर रन कर सकते हो। जेवीएम कैसा हुआ, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हुआ। तो आप सोचोगे कि जावा ने ये बवाल क्यों पाला, बाइट कोड लाओ, जेवीएम लाओ, ये सब बवाल उसने क्यों पाला। देखिए, आपको क्यों कहा गया है कि जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है। जब आपका जावा कोड एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट होने से पहले ही जेवीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके कोड की जितनी भी फाइलें हैं उसको सर्च करना और देखना क्या इसके अंदर कोई वायरस कंटेंट है, क्या इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो आपके मशीन को हार्मफुल करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेक करने का काम कौन करता है, जेवीएम करता है। इसलिए जावा क्या है, एक सिक्योर्ड लैंग्वेज है, क्योंकि इसके बीच में कौन है, एक इंटरप्रेटर है। आपके कंपाइलर और आपके मशीन के बीच में एक कौन है, मसीह है। उस मसीह का नाम क्या है, जेवीएम। जेवीएम ही चेक करता है कि आपके कोड के अंदर कोई बाहर से कोई वायरस वाला अटैक तो नहीं हुआ है, ऐसा कोई कोड तो नहीं है आपके मशीन के ऊपर कोई अटैक कर देगा हार्मफुल। तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जेवीएम की होती है। तो होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जेडीके, जेआरई और जेवीएम के। बाय बाय।